हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त समर्थ पांडे। यू कैन सी माय इंफॉर्मेशन इन द स्लाइड एंड आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी। यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। सो हम बात क्या करने जा रहे हैं टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेडरल वर्सेस यूनिटरी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी का नेचर कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है। सो सम सेज इट इज़ फेडरल, सम सेज इट इज़ यूनिटरी, क्वासी फेडरल, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। बट पहले इससे पहले जान लेते हैं कि फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। देखो, जब भी आपको फेडरल जानना हो, लुक टूवर्ड दी अमेरिका, और जब यूनिटरी देखना हो, लुक टूवर्ड दी यूके। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हम भी जब भी हमें फेडरल कंपेयर करना होता है, यूनिटी कंपेयर करना होता है, तो हम इन्हीं से करते हैं। सो फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म में जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वेल डिफाइंड होती हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और ये दोनों एक दूसरे के एरियाज में इंटरफेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे की पावर को ओवर रीच। बाकी जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो यूनियन गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। सो फेडरल है, यूनिटरी है। अब इसके एलिमेंट्स को हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो उन प्रोविजंस को जो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं, आप उनको टारगेट नहीं कर सकते, उनमें अमेंडमेंट करके उन्हें सबड्यू नहीं कर सकते हैं। देखिए, फेडरल एलिमेंट्स देखें अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखो, जब भी फेडरलिज्म आपको इस्टेब्लिश करना हो, फेडरलिज्म को एम्पावर करना हो, तो सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक वेल डिफाइंड रिटन हो बाय और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो, एक फिक्स्ड और टाइम पीरियड में फिक्स्ड डेट पे इनेक्ट किया गया हो। उससे क्या होता है कि पावर डिफाइंड होती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में ऑथोरिटाइज्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, उनके रिस्पेक्टिव एरियाज और उनके रिस्पेक्टिव पावर्स। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो है फेडरलिज्म का, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या होनी चाहिए? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको ये बताया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होना चाहिए, अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आसान हुआ, तो जो अमेंडमेंट अथॉरिटी है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो क्या करेगी? अपने काउंटर पार्ट यानी होना चाहिए, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? बिकॉज देखिए, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कॉम्पिटेंट हैं, पावरफुल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक पार्शियल अथॉरिटी की ज़रूरत है, जो कौन होगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। और वो पार्शियल कब होगी? जब वो इंडिपेंडेंट होगी। मैंने आपको बताया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टेन एरियाज है, इंपॉर्टेंट एरियाज है जो फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं, उनमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है, तो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो कि टफ भी होता है। और ये स्पेशल प्रोसीजर क्या है कि पहले तो आपको पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी से वो अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा, और उसके बाद में एटलीस्ट 50% स्टेट्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 मेंशंस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट के प्रोसीजर में यदि आपको अमेंडमेंट करना है, तो आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 मेंशंस द लिस्ट in which the different subjects are mentioned under the union list, under the state list और under the concurrent list। तो इसमें अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है, तो आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जुडिशरी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, और भी कई एरियाज हैं। फिर इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। देयर शुड बी अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तभी उसकी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होगी। है और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस ये कुछ एलिमेंट्स थे जो इंडिया को फेडरलिज्म की ओर इंडिकेट करते हैं। जो वही साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। क्यों? फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप अमेरिका को देखो तो वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है और नेशनल सिटीजनशिप भी होती है। वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर कोई इंडियन है। किसी को यूपी की सिटीजनशिप नहीं मिली, किसी को महाराष्ट्र की सिटीजनशिप नहीं मिली है, सबको इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पे बाइंड करता है। इमरजेंसी को जब देखें आप, तो इमरजेंसी के टाइम चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स पावरफुल, बिकम्स ऑलमाइटी। तो ये फीचर है ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट का। एलिमेंट्स देखें, एग्जांपल्स देखें, तो आर्टिकल 3 जैसा कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के नेम में, उसके एरिया में, उसकी बाउंड्री में बिना स्टेट का अप्रूवल लिए सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकती है। शेड्यूल 7 देखें तो शेड्यूल 7 की जो लिस्ट 1 है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें 61 है। तो देख रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, यूनियन के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। प्लस कॉन्करेंट लिस्ट जो कि लिस्ट 3 है उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर अपर हैंड होता है। सो ये सारे फीचर्स क्या शो करते हैं? दीज फीचर्स शो दैट इंडिया इज टिल्टेड टुवर्ड यूनिटरी। 249, अगर राज्यसभा को फील होता है कि किसी नेशनल इंटरेस्ट में किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो वो बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर कन्फर कर सकता है। 253 कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इम्प्लीमेंट पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, जबकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। रेजिडुअरी लिस्ट यानी कि वो लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में मेंशन नहीं है, उन पे भी लॉज बनाने की पावर अंडर आर्टिकल 248 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 256 और 257 देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज और कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस दे सकती है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस अगर स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता है तो वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 365 डिसमिस करके पनिश कर सकता है। जो आर्टिकल 312 है ऑल इंडिया सर्विस, कमेंट में कमेंट करके बताएं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। सो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो सब कुछ, और फाइनल जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल होता है, वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपर हैंड है। आर्टिकल 320 और 4 देखें तो एक इलेक्शन कमीशन, यूनिफाइड इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल और स्टेट के दोनों के इलेक्शंस को मैनेज करता है, तो ये भी यूनिटरी फीचर की ओर टिल्ट करता है। कैग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स कैग की रिपोर्ट पे डाउट भी करते हैं। तो ये सब यूनिटरी की तरफ टिल्ट करते हैं इंडिया को। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आर्टिकल 155 देखे तो जो गवर्नर है, कई बार उसको कहा भी जाता है कि गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंटर इन स्टेट। तो इसके इन गवर्नर के ऑफिस के माध्यम से भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखती है। सो दिख रहा है कि अब फेडरलिज्म भी दिखा, हमें यूनिटरी भी दिखा, बट कई दो रीजंस है। पहले तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनको पास ये ऑप्शन था कि आप या तो इंडिया के साथ जाइए या पाकिस्तान के साथ जाइए या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो जब वो इंडिया के साथ आ रहे थे तो उनको ये फियर था कि कहीं उनकी ऑटोनॉमी ना सबड्यू हो जाए, कहीं उनको इंडिया के साथ सबड्यू ना कर दिया जाए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एश्योर फील कराने के लिए हमें फेडरलिज्म लाना पड़ा। साथ ही साथ आप इंडिया को देखें, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, कितना ज़्यादा रीजनल वेरिएशन है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सबकी नीड्स अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो एक बंदा दिल्ली में बैठ करके एक अथॉरिटी उन सब के लिए पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकती है। सो
कंप्लीट वेलफेयर के लिए 100% वेलफेयर के लिए हमें पावर्स को डेलीगेट करना ज़रूरी है, अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। सो इसलिए हमें फेडरलिज्म की ज़रूरत है। साथ ही साथ यूनिटरी हमको क्यों चाहिए, बिकॉज आप देख ही रहे हैं इंडिया का साइज देख रहे हैं, इसके डाइवर्सिटी देख रहे हैं, इसके डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो इन सब में कई ऐसी पावर्स भी सामने आती हैं जो इंडिया की यूनिटी को डिसइंटीग्रेट करना चाहती हैं। तो उन पावर्स को सबड्यू करने के लिए, उन पावर्स को इग्नोर करने के लिए हमने यूनिटरी फीचर्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है। सो हम कहेंगे इंडिया फेडरल है या इंडिया यूनिटरी है, तो सो इट्स वेरी सिंपल कि हम अमेरिका जैसे दिखने के लिए या यूके जैसे यूनिटरी देखने के लिए या फेडरल देखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमें जिन फीचर्स की ज़रूरत थी हमने वो फीचर्स रखे हैं, वो फेडरल भी हैं, वो यूनिटरी भी है। सो हम कह सकते हैं कि, और इस फिनोमेना को वर्क कहते हैं फेडरेशन sui generis, अपने आप का ही एक फेडरेशन, एक अपने आप में एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ फेडरेशन है इंडिया, डिफरेंट फेडरलिज्म है इंडिया। सो कई लोग इसको क्वासी फेडरल भी कहते हैं, यानी हाफ फेडरल। बट इन माई व्यू द मोस्ट कॉम्पिटेंट वर्ड इज फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस, मीन्स कि हमारे पास फेडरलिज्म के फीचर हैं बट हम यूनिटरी की तरफ टेढ़ हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और पॉलिटी की नॉलेज के लिए मेरे साथ बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।